नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड जूलॉजी का हमारा मैटर रहेगा। इस मैटर में अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, गोल्डन एज ऑफ सेल। इस प्रकार से हम सभी चीज़ों को एक एक करके अपन स्टडी करेंगे। तो हमारी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर सेल। ठीक है, हमारी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर सेल और कोशिका के बारे में अपन विस्तृत तौर पे अध्ययन करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए कि जिस प्रकार से कोई भी छोटा या बड़ा मकान है ना, असंख्य ईंटों व पत्थरों से बना होता है, ठीक उसी तरह से जो जीव का शरीर होता है, वह जीव का शरीर भी किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, और प्रत्येक प्राणी का जो शरीर होता है वह सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है और प्रत्येक जीवधारी के शरीर की निर्माणकारी एवं कार्यात्मक इकाई को विज्ञान की भाषा में कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिकीय अध्ययनों से प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा अन्य तकनीकों जैसे एक्सरे विवर्तन और स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी, फोटोमेट्री आदि के आविष्कारों से अभूतपूर्व प्रगति हुई है। तो हम गोल्डन एज ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। कोशिका का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? कौन सा टाइम कोशिका का स्वर्णकाल है? ये पेपर थर्ड है हमारा और पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कई सारी बातें यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं कि जीवन की वस्तुपरक अध्ययन करने के लिए इसकी रचनात्मक इकाई अर्थात कोशिका की आधारभूत रचना और कार्य का ज्ञान आवश्यक है। कोशिकीय अध्ययनों के संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि उच्च तकनीकों के विकास के साथ ही ये तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि कई अध्ययनों जैसे कोशिका विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी आदि के लिए वैज्ञानिकों ने वृहद शरीरधारी जीवों के बजाय सूक्ष्म जीवों को अधिक उपयुक्त पाया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, क्या कोशिका के अध्ययन के लिए हमने बड़े जीवों के बजाय सूक्ष्म जीवों को क्यों लिया? सूक्ष्म जीवों का आसान रख रखाव होता है एक तो, इसके अलावा इसकी रचनात्मक सरलता होती है, अल्पावधि में कई पीढ़ियों का सुगम अध्ययन इनकी वैज्ञानिक उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की वैज्ञानिक उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए एक तथ्य आपको सामने प्रकट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोशिका की खोज के संदर्भ में क्या क्या प्रमाण दिए गए। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कि कोशिका की खोज या डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे हैं। कोशिका की खोज या डिस्कवरी। तो कोशिका की खोज आप सबको पता है रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में करी थी। कोर्क के एक बारीक परिच्छेद का स्वनिर्मित, यानी जो इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था वो स्वयं निर्मित था भाई। ठीक है, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हुए की और उसके काग की मृत कोशिका ने जो कोर्क था है ना, छाल वगैरह होती है, उसकी मृत कोशिकाओं से प्रकोष्ठों को देखा। कुछ इस तरह के प्रकोष्ठ उन्होंने देखे थे। थोड़ा सा मैं आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा हल्का सा समझाता हूँ। इस प्रकार से कुछ प्रकोष्ठ उन्होंने देखे थे। इस प्रकार के कुछ प्रकोष्ठ उन्होंने देखे और उन्हें क्या नाम दिया? इन प्रकोष्ठों को उन्होंने सेलुली कहा था भाई। क्या कहा था? सेलुली। इन प्रकोष्ठों को सेलुली नाम दिया और इन्हीं को आगे जाकर के कोशिका नाम दिया गया। तो ये कोशिका की शुरुआत हो जाती है, गोल्डन एज की शुरुआत हो जाती है सन 1665। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 17वीं शताब्दी है उसको हम कोशिका के विकास का एक गोल्डन युग मान सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि जीवित कोशिका जो है, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखने का श्रेय एक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म स्थान हॉलैंड था और हॉलैंड के वैज्ञानिक थे भाई, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। उनका नाम था एंटोनी वॉन लुवेनहोक, जिन्होंने 1674 में सजीव कोशिकाओं जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शुक्राणुओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा और उन्हें एनिमलक्यूल कहा। इसके बाद आते हैं अंग्रेज वनस्पतिज्ञ जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन रॉबर्ट ब्राउन ने
ट्रेडेंस्किया नाम का ये है, थोड़ा क्लियर करता हूँ। ट्रेडेस्केंसिया की कोशिकाओं में सघन गोलाकार अंडाकार केंद्रक को खोज करी और रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1831 की बात है, 1831 में इन्होंने ट्रेडेंस्केंसिया की कोशिकाओं में सघन गोलाकार अंडाकार केंद्रक को देखा। फिर वैज्ञानिक आते हैं 1839 और 40। दो जर्मन वैज्ञानिक थे, मैथ्यू स्लाइडन और थियोडोर स्वान। ठीक है, वैज्ञानिक जर्मनी में इन्होंने आविष्कार किया था, मैथ्यू स्लाइडन और थियोडोर स्वान। ठीक है, थियोडोर स्वान। तो 1838-39 में जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे मैथ्यू स्लाइडन और थियोडोर स्वान, एक तो वनस्पति शास्त्री था और एक थियोडोर स्वान जो प्राणी वैज्ञानिक था, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। भाई कोशिका सिद्धांत को अपन को आगे जाकर के डिटेल से पढ़ना है, तो कोशिका सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। अब कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं, इन कोशिकांगों से संबंधित कई सारी सूचनाएं हमारे सामने हैं, जैसे कि अब कोशिका की कौन कौन सी खोज हुई उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं 1781 में। 1781 में एक एफ फोंटाना ने इल की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की। केंद्रिका यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रिका की खोज करी थी। केंद्रिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था फोंटाना। उसके बाद आते हैं 1837 से 1840 के मध्य वैज्ञानिक का नाम आता है जेई पुरकिंजे। तो मित्रों जो जेई पुरकिंजे है, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य को क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। उसके बाद 1846 वोन मोहल ने जीव द्रव्य का महत्व बताया था। याद रखना, नाम किसने दिया था? नाम दिया था पुरकिंजे ने और महत्व बताया था किन्होंने? महत्व बताया था यहाँ पर वोन मोहल ने। मोहल यानी महत्व याद रखना। आता है इसके बाद नेक्स्ट 1855 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने ओमनी सेलुलाई सेलुला अर्थात नवीन कोशिकाओं की पूर्ववर्ती कोशिका बनती है। इन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं बनती है वह नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। 1865 ई हैकल ने प्लास्टिड यानी लवक, कोशिका के अंदर जो लवक होता है उस लवक तथा प्रोटिस्टा शब्द का गठन किया। यानी ई हैकल नाम के वैज्ञानिक ने लवक और प्रोटिस्टा, है ना, लवक और प्रोटिस्टा शब्द का गठन किया था 1865 में। और 1870 ईस्वी में एफ मिस्चर नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने केंद्रीय अम्ल की खोज की। केंद्रीय अम्ल अर्थात डीएनए या आरएनए जो होता उसकी खोज इन्होंने करी थी और इसको एक नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। 1870 की बात है, केंद्रीय अम्ल की खोज करी थी। हाँ जी। उसके बाद आता है 1879 डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1879 में क्रोमेटिन शब्द का गठन किया। क्रोमेटिन शब्द यानी जो कोशिका के अंदर जो गुणसूत्रीय जाल होता है उसको अपन ने क्रोमेटिन कहा था शुरुआत में। सबसे पहले उसको क्रोमेटिन कहा और उसको क्रोमेटिन कहने के बाद 1882 में जंतु कोशिका में माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन की खोज करी। तो समसूत्री विभाजन की खोज किसने करी थी? तो समसूत्री विभाजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था डब्ल्यू फ्लेमिंग। तो दोस्तों इस बात को याद रखिए आप लोग यहाँ पर कि अपन जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो चीज़ है कि आखिरकार हम जिस चीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो है हमारा बीएससी थर्ड ईयर पेपर, बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट। यानी फिर से बता दो आपको, हम जो पढ़ रहे हैं ये जो मैटर है ये बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी का हमारा पेपर है ये। और ये पेपर कौन सा है? पेपर थर्ड है और उसकी यूनिट क्या है? फर्स्ट है। और उस यूनिट फर्स्ट में हमको सेल का इंट्रोडक्शन देना है। तो सेल का इंट्रोडक्शन के बारे में हमसे कुछ पूछ सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 13वां क्वेश्चन, 13वां पॉइंट है 1883 में शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक शब्द का गठन किया था। और पॉइंट नंबर 14 जो आता है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ अपने कि 1888 में जो
सॉरी यहाँ पर आते हैं 1888 की बात है। डब्ल्यू वोल्टेयर ने क्रोमोसोम गुणसूत्र का क्या किया था भाई, शब्द का गठन किया था। यानी गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र का नाम क्या किसने रखा था, तो वोल्टेयर ने नाम रखा था भाई। लेकिन क्रोमेटिन जो होता है गुणसूत्रीय जाल, इस शब्द को डब्ल्यू फ्लेमिंग ने कहा था भाई, याद रखना इस चीज़ को। इसके बाद 1888 में आ जाते हैं। 1888 में एक वैज्ञानिक है टी बावेरी और ने सेंट्रोसोम तारक काय शब्द का गठन किया था। 1888 में तारक काय शब्द का गठन किया था। आते हैं 15 नंबर पे 1894 में आर अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया, लेकिन इन्होंने इसे बायोप्लास्ट कहा था भाई। जो अल्टमान नाम के वैज्ञानिक थे, अल्टमान, ठीक है, इन अल्टमान ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था, इन्होंने इसे बायोप्लास्ट कहा था। पूर्व वर्णित जो वैज्ञानिक था मिस्चर ने न्यूक्लियन को 1899 में न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था भाई, ठीक है। अगला है वैज्ञानिक सी बेंडा नाम का जो वैज्ञानिक है, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को शब्द का गठन किया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ना, वो सी बेंडा ने कहा था, जबकि अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था माइटोकॉन्ड्रिया का, वो था अल्टमान। आते हैं कैमिलो गोल्जी। अगले वैज्ञानिक का नाम आता है कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है, उस उल्लू की तंत्रिका कोशिका में गोल्जी काय का गठन स्पष्ट रूप से वर्णन किया। यानी कि कैमिलियो गोल्जी नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने उल्लू को उल्लू बना दिया और उल्लू की तंत्रिका कोशिका में गोल्जी काय का स्पष्ट वर्णन किया। तो गोल्जी काय का जो वर्णन किया था वो किसने किया था, वो वर्णन किया था कैमिलो गोल्जी ने। पूछे तो कहाँ किया था, जो उल्लू होता है ना, उस उल्लू की तंत्रिका कोशिका में किया था। 1901 में चले जाते हैं। 1800 की बातें 17वें पॉइंट तक ख़त्म होती है। 1900 में एक वैज्ञानिक है एच मोंटेगोमेरी ने सूत्र युग्म यानी सिनेप्सिस की खोज की। सिनेप्सिस तो आप सब जानते होंगे, दो तंत्रिका कोशिकाएं जहां मिलती है उस जगह पर सिनेप्स नाम की घटना होती है। अब आते हैं 1900 पॉइंट। W.S. सट्टन यानी कि सट्टन और बावेरी ने गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट। गुणसूत्रीय सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सट्टन और बावेरी। 20वें पॉइंट पे चलते हैं। J.D. फॉर्मर ने तथा मुरे ने मियोसिस शब्द का गठन किया, ठीक है। यहाँ पर याद रखना 1905 में J.D. फॉर्मर और मुरे, तो नाम याद रखना, फार्मर और मुरे ने मियोसिस यानी शब्द का गठन किया। अर्थात मियोसिस शब्द का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन का गठन किया था। इससे पूर्व जो वैज्ञानिक थे W. फ्लेमिंग, उन्होंने समसूत्री विभाजन की खोज करी थी। तो समसूत्री विभाजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक तो फ्लेमिंग थे, ठीक है। और यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन की खोज करने वाले जो थे वो फार्मर और मुरे थे। 1926 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है ट्वी श्वेदबर्ग ने द्रुत अपकेंद्रित उपकरण का आविष्कार किया भाई। श्वेदबर्ग जो वैज्ञानिक थे, जो भी अपन राइबोसोम लिखते हैं ना, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, ऐसे हम लिखते हैं। इसके पीछे जो एस लिख रहा है ना, ये पीछे एस लिखा होता है। ये टी श्वेदबर्ग थे जिन्होंने एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन का आविष्कार किया था। इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा हम एक अपकेंद्रण विधि करते हैं। इसमें 1932 की बात आती है। एम नोल तथा ई रस्का, वैज्ञानिक का नाम है एम नोल तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या किया था, आविष्कार किया था, ठीक है। अब याद रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, एम नोल व ई रस्का। क्या नाम है, एम नोल व ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। 23 पॉइंट है कि 1941 में एक क्लाउ ने राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। क्लाउ या क्लाडे भी बोलते हैं इसको, क्लाडे भी बोलते हैं, क्लाडे, इन्होंने राइबोसोम को सबसे पहले देखा। और अगला पॉइंट आता है
1945 में चले आते हैं अपन। 1945 में जब हम आते हैं तो 1945 में हमने देखा, कहाँ गया ये 1945 में के.आर. पोर्टर, क्या नाम है, के.आर. पोर्टर ने अंतर्ध्रुवी जालिका की खोज की, वो नाम दिया। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी, पेपर 3 यूनिट 1, ठीक है, 1945। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है सेल का इंट्रोडक्शन। सेल इंट्रोडक्शन कि हमारे सेल के अंदर जो कोशिकांग हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, इन सब का खोज कैसे हुआ। तो 1945 में एक पोर्टर नाम का वैज्ञानिक था। पोर्टर ने ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की और इसको नाम भी दे दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, एक वैज्ञानिक है डी ड्यू या डी दवे भी कहते थे, इसको ड्यू भी कहते हैं, दवे भी कहते हैं। इन्होंने लाइसोसोम पद का गठन किया और इनकी पहचान की। 1858 H.C. क्रिक ने केंद्र की सिद्धांत दिया, यानी सेंट्रल डोग्मा एक सिद्धांत है जो 12th बायोलॉजी में अच्छे से दिया गया है, का प्रतिपादन किया। 1953 में J.D. वाटसन और क्रिक ने DNA का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया, सब जानते हो। और 1962 में इनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1953 में रॉबर्ट टीस नाम का वैज्ञानिक और फ्रांची नाम का वैज्ञानिक ने माइक्रोट्यूब्यूल्स का सर्वप्रथम अवलोकन किया। 1953 में आ जाते हैं। रॉबिन्सन और ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने सेम की मूलों में राइबोसोमों का सर्वप्रथम अवलोकन किया। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है, राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा किसने, अवलोकन किसने किया। तो सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक का एक और नाम था, जिनका नाम था M. क्लाउड ने सबसे पहले देखा। और इसके बाद देखने वाले वैज्ञानिक थे 1953 में ब्राउन ने सेम की मूलों में, इन्होंने सेम की मूलों में देखा तो उन्होंने भी था, लेकिन इन्होंने सेम की मूलों में देखा है रॉबिन्सन ने, और क्लाउड ने भी देखा था। भाई किसने देखा था, क्लाउड नाम के वैज्ञानिक ने भी राइबोसोम को देखा था। आगे आ जाते हैं 30वें पॉइंट पे। एक वैज्ञानिक है पेलाडे, जॉर्ज पेलाडे ने जंतु कोशिकाओं में से राइबोसोमों का पृथक्करण किया और इस हेतु इनको 1974 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। यानी कि जंतु कोशिकाओं से राइबोसोम को निकाल के चेक करने का जो इनाम मिला है, नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है, वो दिया गया है जॉर्ज पेलाडे को, और ये इन्होंने प्राप्त किया था 1955 में। 31 जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक कोशिका के बारे में, जो कोशिका की जो उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, स्वर्ण युग कहा गया है सेल के बारे में, वो हम पढ़ रहे हैं। 1956 में आ जाते हैं। एक वैज्ञानिक थे एस कोकोवा ने पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पात्रे संश्लेषण किया। यानी पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होती है, उन पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड का इन्होंने पात्रे इन विट्रो संश्लेषण किया। 1956 में आते हैं। एक वैज्ञानिक था कॉर्नबर्ग, ये थोड़ा लंबा चौड़ा सा लिखा है, मैं छोटा कर देता हूँ। इसका नाम है कॉर्नबर्ग। ये कॉर्नबर्ग ने पेलीडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का पात्रे संश्लेषण किया और 1959 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो एक ये भी थे वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1959 में आ जाओ, वापस फिर से नाम आता है रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन इकाई कला मॉडल यानी जो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए जो मॉडल दिए गए थे, उनमें से एक मॉडल रॉबर्टसन के द्वारा भी दिया गया था 1959 में, इकाई कला मॉडल। इनके अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है, वो कोशिका झिल्ली जो है वो एक यूनिट होती है, इकाइयों की बनी होती है, बहुत सारी इकाइयाँ, जिनमें एक भाग तो वसा का होता है और एक भाग प्रोटीन का होता है। पार्क और पोन, एक वैज्ञानिक आता है पार्क व पान ने क्वांटासोम की खोज करी थी। भाई क्वांटासोम होते क्या है? क्वांटासोम जो है ना हमारा हरित लवक में जो pH फर्स्ट और pH सेकंड होते हैं, वहाँ पर ये इकाइयाँ होती है प्रकाश अवशोषित करने की। आगे डिटेल पढ़ेंगे अपन आगे। 1961 में बीवर्स ने ग्लाइऑक्सीसोम, ये भी कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है, ग्लाइऑक्सीसोम की खोज करी थी। 1968 में
आर होले, H.G. खुराना, N.W. निरेनबर्ग ने आनुवांशिक संहिता अर्थात जेनेटिक कोड जो यूनिक होता है AUG ऐसे 64 प्रकार के कोडोन होते हैं, जिनमें से जो 20 प्रकार के कोड है वही हमारे काम आते हैं, उनकी खोज करी थी। तो इन तीनों को 1968 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। हाँ, 1966 में आ जाते हैं। डी ड्यू ने पैराक्सीसोम की खोज की। 1975 में H. टेमिन व बाल्टीमोर ने वायरस में प्रतिगामी अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसे टेमिनिज्म भी कहते हैं, की खोज की। तो टेमिनिज्म यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कुल मिला के बात यह है कि जो हमारा जो वायरस होता है वो वायरस में पाया जाता है RNA, यानी जो RNA पाया जाता है वो RNA यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है। हम जैसे पढ़ते हैं यहाँ पर यहाँ पढ़ते हैं DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, तो उल्टा हो जाता है यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन जो होता है DNA से। DNA के पास एक कोड होता है, उस कोड के द्वारा हम मैसेंजर RNA बनाया जाता है, मैसेंजर RNA से हम प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ RNA से DNA को बना दिया जाता है। 1978 में नाथन्स, स्मिथ और आर्बर ने प्रतिबंधित एंजाइम का पृथक्करण किया और 1987 में कैरी बेक्स मुलिस ने पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी PCR की खोज की। और 1993 रॉबर्ट और शार्प नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने विपाटित जीन की संकल्पना प्रस्तुत की। उम्मीद है आपको ये पार्ट फर्स्ट पसंद आया होगा। पार्ट फर्स्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन। इसके साथ साथ हम BSc पहले पेपर थर्ड है, उस पेपर थर्ड के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोशिका सिद्धांत, जो कि इसी BSc फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड जूलॉजी यूनिट फर्स्ट का है। तो पढ़ते रहिए।